प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सबसे पहले प्यारे बच्चों उन सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है जो इस बार बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कक्षा 10 की हो चाहे कक्षा 12 की। हिंदी मीडियम के सभी उन विद्यार्थियों को, उन सभी रणबांकुरों को, कक्षा 10 और 12 वालों को मेरा नमस्कार है। प्यारे बच्चों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग हर एक चैप्टर से 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन को 100% पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम पहले चैप्टर की विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर से प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखे गए हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। और प्यारे बच्चों अगर आज की क्लास आप लोग अटेंड कर लेते हो तो आपको मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं यार वो फर्स्ट चैप्टर से कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो कि आपके गुरुजी ने या आपने छोड़ दिया होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गवाए हुए। और फर्स्ट से प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों रिपीट हुआ है तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक लिखना। याद करो देखो 2005, 2008, 2016 हो सकता है कि हमने जो है और कहीं नहीं ध्यान दिया होगा तो ये कई बार और रिपीट किया होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक लिखना। अब सपोज डेट कि हमने मान लिया प्यारे बच्चों कि यहाँ कोई एक आवेश रखा है और ये आवेश के चारों ओर का जो घेरा है ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र है। अब देखिएगा जैसे ही हम कोई परीक्षण आवेश लेके आएंगे, जैसे ही हम कोई परीक्षण आवेश लेके आएंगे, इस परीक्षण आवेश को आप इसके अंदर लेके आओगे, इस परीक्षण आवेश को आप इसके अंदर लेके आओगे तो इस पे एक बल लगेगा। अब ये धनात्मक है तो इस पे धकेलने का बल लगेगा, अगर ऋणात्मक होता तो खींचने का बल लगता। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि अगर इस धनावेश को आप यहां रख दिए और एक बार धनावेश को आप यहां रख रहे हो और एक बार धनावेश को आप यहां रख रहे हो तो मैंने पूछा कि बताओ किस आवेश पे बल सबसे ज्यादा लगेगा। तो आप तुरंत आंसर दोगे कि भैया सर जी ई वाला एकरे नजदीक बा, ई हमारा इप्पा बल ज्यादा लागे और इप्पा बल कम लागे, इप्पा बल लगभग नहीं करे, काहे न लागे, काहे की विद्युत क्षेत्र के बाहर है, विद्युत क्षेत्र के बाहर है। तो भैया विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित आवेश पे लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है। तो उस पे हमको नहीं ध्यान देना, हमको ध्यान देना विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो भैया परिभाषा क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया किसी आवेश पे लगने वाला बल का परिमाण ही उस बिंदु की क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बोलो बात समझ में आ? देखो भैया इस पे बल दूसरा लगेगा, इस पे बल दूसरा लगेगा, हर एक बिंदु पे बल अलग अलग लगने वाला है बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या कहा कि हर एक बिंदु पे लगने वाला बल अलग होगा, चाहे इस पे बात कर लो चाहे इस पे। तो वही तो कह रहा हूं भैया कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण ही उस बिंदु की क्या कहलाती है, तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बताती है कि किस बिंदु पर बल ज्यादा लग रहा है और किस बिंदु पर बल कम लग रहा है। तो प्यारे बच्चों आओ परिभाषा लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा परिभाषा है यार। देखो क्या है, देखिए कलर चेंज कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र ना क्या लिखा हमने, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक आवेश पर या किसी एक आवेश पर रखे किसी एक आवेश पर क्या प्यारे बच्चों, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, क्या लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण ही, लगने वाला बल का परिमाण ही बल का परिमाण तथा, अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकता था, जो आवेश लिए गए होंगे तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, तथा
परीक्षण आवेश का अनुपात ही आवेश का अनुपात ही उस बिंदु की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। अनुपात ही उस बिंदु की क्या, उस बिंदु की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, तीव्रता कहलाती है। ठीक, आइए अगर बात करें प्यारे बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी ह्रास होती है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश ह्रास होती है। कौन सी ह्रास होती है प्यारे बच्चों, एक सदिश ह्रास हुई होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ध्यान से देखना, इसका जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, मात्रक हम लोग इसे ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, ई से। किससे व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ई से। किससे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा। अब कह रहा है भैया तुम इसका मात्रक बता दो, तो मात्रक क्या होता है भैया, ई इक्वल क्या हो जाएगा। अब कह रहे हैं बल और परिमाण, देखिए बल का परिमाण और आवेश का अनुपात। तो सपोज दैट इस पे बल F लग रहा था और जो परिमाण है वो क्या आपने मान के चला है, परिमाण आपने मान के चला है Q0। तो जो सूत्र बन जाएगा वो सूत्र ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, क्या कि वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F/Q0। F क्या है प्यारे बच्चों, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल ना, आवेश के कारण, मूल आवेश के कारण परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल F होता है, और जो ये Q0 है परीक्षण आवेश है। अब E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से इसका मात्रक बताना है। तो पहले बच्चों बताओ, F का मात्रक न्यूटन होता है, Q0 यानी आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सा मात्रक लिख देना। इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक न्यूटन और Q0 का मात्रक कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, या कूलम को ऊपर लेके चले जाओगे तो न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप इसको लगा सकते हो। जैसे कि अगर बीमा पूछ सकता है, इसकी बीमा पूछा तो बीमा के लिए क्या करोगे यार, बीमा भी आसान होता है बिल्कुल, 2-3 तरीके से आप निकाल सकते हो। F की बीमा क्या है, mL/-2, ये बल की बीमा होती है, और Q0 यानी आवेश की बीमा AT होता है। ठीक, अब आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, इन सबको ऊपर लेके जाओ। देखो यम आपका है, यल आपका है, जब t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये वाला t ऊपर जाएगा -1 होगा, -1 -2 -3, a ऊपर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो a इनवर्स हो जाएगा। ये रही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ठीक, आप बीमा भी बता देना क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें हमने अध्ययन कर लिया। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका ऑप्शनल भी क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट बार बार एग्जाम में आने वाला कौन सा क्वेश्चन है भाई, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। प्यारे बच्चों बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इतनी बार रिपीट हुआ यार, इतनी बार रिपीट हुआ ना, कहने वाली बात नहीं है। अब आप देख लो यहाँ 2020 और 2024 भले लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है 2020 और 2024, उससे पहले इतनी बार पूछा गया। हर एक ऐसा कोई सीजन नहीं होता, ऐसा कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट होता जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आया हो प्यारे बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अभी तक अगर आपने चैनल इस सेशन को शेयर नहीं किया है यार दोस्तों, तो फट से शेयर कर देने वाले हो। ये डेरिवेशन सबसे शॉर्टकट तरीका बताया जाएगा, सबसे शॉर्ट, ज्यादा लंबा नहीं जाना है प्यारे बच्चों। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, ध्यान से देखना, वैद्युत द्विध्रुव क्या बनाना है, वैद्युत द्विध्रुव। अब पता करें तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का क्या होता है, व्यवस्था होता है, और जिसमें दो ठो आवेश रखे रहते हैं, एक को प्लस रहता है, एक को माइनस रहता है, और उनके बीच की जो दूरी होती है वो 2l से हम दिखाते हैं, 2a से दिखाते हैं, किसी से भी दिखा लें पर अल्प होनी चाहिए ना। आओ तो सबसे पहले बनाते हैं भैया। तो सबसे पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव बनाना। क्या बनाना, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए ये बन गया, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, हम लोग को ऊपर जरूरत पड़ेगी ना। तो ये देखिए, ये सपोज दैट ये -q आवेश है और ये कौन है, +q आवेश, और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, 2l है। इनके बीच की जो दूरी है 2l है, और इनका नाम दे दो a और क्या b। तो ये जो कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। अब देखिए यहाँ निरक्षीय और अनुप्रस्थ दोनों का एक ही मतलब होता है प्यारे बच्चों। निरक्षीय और अनुप्रस्थ का मतलब होता है, निरक्षीय का मतलब होता है इस रेखा के लंबवत, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर। ध्यान से देखना,
इस रेखा के लंबवत, दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत कोई भी बिंदु होगा, वो बिंदु आपकी निरक्षीय स्थिति होगा। वो बिंदु क्या होगा? निरक्षीय स्थिति होगा। इस बात को याद रखना। तो भैया हम इसके लंबवत एक लाइन खींच लेते हैं। आ जाओ प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मानते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु है वो है। अब आप बताओ, इसके लंबवत हम एक लाइन खींचेंगे। आ जाओ, खींचे। अब देखना, ये जो दूरी 2l थी, जैसे मध्य बिंदु O माने तो ये दूरी LL में बढ़ गई। चलो यहां तक भी काम हम निपटा दिए हैं। अब निरक्षीय स्थिति हमने कहा, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, हमने इसके लंबवत एक लाइन खींच लिया, ये आ गया ना। अब यहाँ पर एक कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसपे हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहाँ मान लेते हैं ये कोई बिंदु क्या है? C है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इस बिंदु C पर मान लेते हैं कि कोई एक परीक्षण आवेश रखा गया है Q0। ये केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कोई इस पे एक परीक्षण आवेश रखा गया। अभी उसको मिटा भी देंगे हम लोग, ध्यान से देखना। अब हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, ये देखिए, अब देखो ये जो प्लस वाला है, ध्यान से देखना, अब यही सारा खेल है डायग्राम में। ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला इसको इधर ढकेलेगा। देखिए ये जो प्लस आवेश है, ये प्लस वाला आवेश इस आवेश को इधर की तरफ ढकेलेगा, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो जिधर बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो प्यारे बच्चों, जब ये वाला इस आवेश को किधर की तरफ ढकेलेगा? इधर की तरफ, तो इसके द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। बात समझ में आए? अब बताओ, B के कारण लग रहा है तो EB हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, प्यारा सा, आराम से देना। अब आप देखो, ये जो माइनस वाले बैठे, ये माइनस वाले बाबू साहब, ये इनको अपनी तरफ खींचेंगे, इनको अपनी तरफ खींचेंगे। आज जब खींचेंगे तो जिधर बल लगेगा उधर तीव्रता की दिशा हो जाएगी। अब देखो, ये वाले इनको अपनी तरफ खींच लिए, तो खींच लिए तो भैया हम क्या करते हैं, तो इनकी दिशा आपकी इधर हो गई, हो गई। अब आप देखो, ये दोनों EB और EA, इनका नाम रख दो, नहीं तो भी नाराज हो जाएंगे। अब आप देखो, EB और EA ना तो दोनों एक ही दिशा में है और ना तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो ये इधर गया, इधर गया। अगर दोनों एक दिशा में होते तो जोड़ देते, दोनों विपरीत होते तो घटा देते। न तो दोनों एक दिशा में है, न तो दोनों विपरीत है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच कोण बन गया है। अब जब कोण बन गया है तो हम इनका वियोजन करेंगे। और कक्षा 11 की क्लास में हमने वियोजन सीखा है प्यारे बच्चों, कि सदिशों का वियोजन कैसे किया जाता है। अब जो बच्चे प्यारे बच्चों कक्षा 11 में नहीं लिए होंगे क्लास, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, पर कोई बात नहीं यार, आपके गुरुजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम हैं तब तक आपको कहीं दिक्कतें नहीं आने देंगे। अब ये देखो, हमने दो घटक कर लिया कि नहीं कर लिया? एक खो क्षैतिज वाला, एक खो ऊर्ध्वाधर। सपोज दैट इनके साथ जो कोण बना है वो थीटा है, और इनके साथ जो यहाँ कोण बना है वो भी थीटा है ना। अब देखना, हमने कक्षा 11 में जो पढ़ा वो नहीं याद है, कोई बात नहीं। ऐसे देखो, ये कोई सदिश हो गई, इस सदिश का नाम A हो गया, और ये कोई घटक हो गया, और एक घटक ये हो गया। अगर ये इनके साथ कोण बनाए हैं, ध्यान से देखना, अगर इसके साथ कोण बना है तो जिसके साथ कोण बना रहता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके साथ कॉस लग जाता है। क्या लग जाता है? कॉस। तो A क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और जो अकेला बचता बेचारा, जिसके साथ कोण और नहीं लगा रहता प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? A साइन थीटा हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? जिसके साथ कोण लगा दियो वो कॉस के साथ लिखा जाएगा, जिसके साथ कोण नहीं लगाए जैसे ये, वो साइन के साथ लिखा जाएगा। बस इतना बात आपको याद रखना है, और बाकी बातें तो हम लोग करते रहेंगे एग्जाम। ठीक, आ जाओ इधर देखो। अब क्या करोगे? अब भैया तुम वियोजन कर लो। वियोजन करने के लिए तैयार हो तो तैयार हो, तो चलो आओ तैयार कर लेते हैं। इधर देखो, हमने कहा कि अब इनका एक लाइन यहाँ से खींच रहे हैं, ये यहाँ जा रही है। तो बताओ ये वाली जो लाइन होगी ये किसको बताएगी? इसके साथ कोण लगा, यहाँ कोण नहीं लगाना, ये हो जाएगा EB। क्या हो जाएगा? EB साइन थीटा ना। अब इधर देखना, फिर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन किसको बताएगी? इसके साथ कोण लगा, देख रहे हो कोण लगा, तो EB साइन थीटा बिना कोण वाला, तो कोण वाला EB कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने वहां पढ़ा। तो यहाँ क्या मिल जाएगी? ये लाइन हमको बता रही है EB कॉस थीटा। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी जगह की कमी है वहां पर, हम लोग फिर से लिख लेंगे। हाँ इधर देखो,
क्या ई बी कॉस थीटा, ये वाली लाइन इसको बता रही, ठीक ना। अब आओ, अब ई ए का वियोजन करते हैं प्यारे बच्चों। अब जब आप ई ए का वियोजन करोगे तो एक लाइन यहाँ से खींचोगे ऐसे करके, और फिर से ये लाइन आप यहाँ खींच दोगे, खींचोगे ऐसे, खींचोगे। तो बताओ अब ये क्या कोड इसके साथ लगा है? नहीं लगा है ना। ये वाली लाइन बताएगी ई ए साइन थीटा, किसको बताएगी? ई ए साइन थीटा। बात यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद की बात करें प्यारे बच्चों, अब एक लाइन हम यहाँ से खींचेंगे यार। अब जैसे ही एक लाइन आप यहाँ खींचोगे, जैसे ही आप एक लाइन यहाँ खींचोगे, तो अब ये वाला चीज आपका यहाँ मिलेगा। इधर देखो, दो तीर यहाँ मिल रही, दो तीर। अब दो तीर, एक तीर ब्लू वाली, एक तीर ये वाली, देख रहे हो ना। अब यहाँ जो होगा वो ई ए का कॉस थीटा होगा, ई ए कॉस। बोलो, ये बात क्लियर हुई? अगर प्यारे बच्चों अभी तक डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है तो समझो पूरा के पूरा आप कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ये है इसका डायग्राम। एक काम जरूर कर लेना, अभी हम लोग भूल गए थे, यहाँ ओ से आर मीटर की दूरी पर, ओ से आर मीटर की दूरी पर ये बिंदु सी है जिसपे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। चले हम डायग्राम की तरफ, सॉरी अब आगे निगमन की तरफ। तो प्यारी सी एक लाइन खींचनी है और हम लोग उधर डेरिवेशन करने वाले हैं। 3 नंबर का ये प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। अब आप देखो प्यारे बच्चों, ये डायग्राम कंप्लीट है। अब आपको कुछ जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप बताओ मुझे, ये वाली दूरी किसके बराबर होगी? ये वाली दूरी। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो ये कर्ण वाली भुजा है ये लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के इक्वल होता है। तो याद रखना ये वाली भी साइड आपकी किसके इक्वल होने वाली है? ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर की क्या होने वाली? बराबर। और सेम यही चीज ये भी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपके मन में चल रहा होगा कि आपने निकाला कैसे सर? भैया हमने क्या कहा कि ये जो बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण जो होती है वो किसके बराबर होती है? अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर दिए। आगे आओ चलते हैं। तो ध्यान से देखना, जो ई बी साइन थीटा है वो ऊपर है और ई ए साइन थीटा नीचे है। एक ऊपर एक नीचे, विपरीत हो गए। अब ध्यान देना, विपरीत के साथ साथ ये बराबर हैं, क्योंकि जितना जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये है और दोनों का परिमाण बराबर है। यार जब परिमाण बराबर है तो जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे भी लगेगा। तो लिखेंगे कि ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। ये पॉइंट हम अब यहाँ लिख रहे हैं। देखो, ई बी साइन थीटा व ई ए साइन थीटा एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को निरस्त यानी खत्म कर देंगे। इनको हमको काउंट नहीं करना है, इनको हमको लेके नहीं चलना है। इतना लिखने के बाद अब सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण, चाहे जिसके कारण निकाल लो, आएगा तो आपका एक ही। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। क्या? प्लस क्यू आवेश के कारण। किस पे निकालना है प्यारे बच्चों? याद रखना किस पे निकालना है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर। क्या? बिंदु सी पर तीव्रता, बिंदु सी पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक प्यारे बच्चों, अब यार जानते हो बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है, बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है ये के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब हम जब यहाँ निकालने चलेंगे तो यहाँ क्या लिखने वाले प्यारे बच्चों? ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी ई इक्वल टू या ई बी इक्वल, ई बी इक्वल क्या हो जाएगा? ध्यान से, के रहेगा अपना, के नियतांक होता है, क्यू, क्यू आपका क्यू ही है। ठीक, जो बीच की दूरी है आर, आर यहाँ बीच की दूरी है और बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक का, देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक, तो बीच की दूरी BC है भाई। क्या है? BC। और चित्र में हम देख रहे हैं कि जो BC है वो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? जो BC वाली लाइन है वो अंडर रूट में, किसके? अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या लगा दिए होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये के क्यू आ जाएगा पूरे के बटे, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, के क्यू पूरे के बटे। अब आपको पता है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये केवल बचेगा आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। ईबी की वैल्यू आ चुकी है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, कहा बिंदु सी पर तीव्रता। बोलो प्यारे बच्चों, अब हम बिंदु सी पर तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ईसी बिंदु सी पर किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण जो उत्पन्न हुआ था उसका नाम ईए है, बराबर फिर से वही के क्यू पूरे के बटे, बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, ए सी, क्या है ए सी ना, याद रहे ये यहाँ थोड़ा इसका लगाना था, बीच की दूरी का वर्ग होता है ना। अब देखो के क्यू, अब आप जानते हो प्यारे बच्चों डायरेक्टली मैं रख रहा हूँ ए सी, ए सी की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब वर्ग करोगे तो आपको सेम यही चीज मिलेगा, या तो आप लिख लो एक लाइन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपकी अंडर रूट में और ये स्क्वायर। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, तो के क्यू बटे क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब आपने ई और ईबी की वैल्यू निकाल लिए हो ना। अब आगे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो ये दोनों निरस्त हो चुके हैं। अब ये देखो ईबी कॉस थीटा, ईए कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा और ईए कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में है। और हमने बताया था कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होता है परिणामी आपस में जोड़ देते हैं। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, क्या प्यारे बच्चों, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ई बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ई ए प्लस क्या होगा ई बी। ठीक, आओ ई ए और ई बी की वैल्यू रखते हैं। ध्यान देना एक बात, इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप कहेंगे क्यों, देखो ई बी कॉस थीटा था, ई ए कॉस, जब दोनों जोड़ोगे तो कॉस थीटा दोनों में क्या आएगा कॉमन, तो कॉमन हमने बाहर कर लिया प्यारे बच्चों, ई ए प्लस ई बी बच गया। अब देखना ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए की वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और ई बी की भी वैल्यू वही है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू क्या है प्यारे बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा को भी हम हटा देते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो हम हटाएंगे कैसे, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा को हटाते कैसे, यहाँ से इधर देखो थोड़ा सा जगह मिलेगा प्यार, बिल्कुल आराम से। हम यहाँ जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण ना। अब ध्यान से, आधार कौन है, ये है ना, चाहे ये ले लो चाहिए, दोनों तो एक ही है। आधार आपको एल मिल जाएगा और कर्ण आपका ये है, चाहे ये एक ही मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू है, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे और इससे हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं कि ये हमारा बेचारा किसी दूसरे से मतलब नहीं है, ये अपना अलग से यहाँ है ना। ये आप अलग से लिख लेना कॉस थीटा बराबर ये। तो आ जाओ प्यारे बच्चों रख देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल बटे क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये लग गई अंडर रूट ना। अब आगे बात करते हैं, इधर ध्यान से देखना, हर बराबर है, हमने बचपन में पढ़ा है कि भैया जब हर बराबर होता है तो अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उससे पहले प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोगों के पास स्पेस की कमी है, तो हम क्या करते हैं, इसको या तो शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं या तो ऊपर कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा इधर देखो ए ना, ठीक, इतने में हम लोग कर लेंगे, नहीं पड़ेगा तो आगे देखेंगे। इधर देखो
अब ध्यान देना, हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा तो के क्यू और के क्यू जुड़ के क्या हो जाएगा 2KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और वहां प्यारे बच्चों यल आ गया, इसको अंडर रूट को हटाते हैं, इस अंडर रूट को हटाएंगे प्यारे बच्चों तो 1/2 लगा लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर क्या आ गया 1/2। अब आप यहां ध्यान देना, यहां पर आपको कुछ यादें याद आ रही हुई, जैसे मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर व्यवस्थित किया जाए तो हम अगली लाइन में ऐसे लिख सकते हैं के इंटू क्यू इंटू 2L ये लिख दिए। अब पूरे के बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, और अगले का पावर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 कितना है 2। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है? अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमको पता है प्यारे बच्चों कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू P के बराबर है, क्योंकि Q इंटू 2L जो होता है वो P ही होता है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ P आ गया। अब देखो, हमने एक छोटी क्लास में पढ़ा था कि आधार बराबर हो तो घात आपस में जोड़ दिया जाता है। तो देखो यहाँ आधार ये, जैसे मैं आपको याद करा दूं, आप बचपन में क्या पढ़ते थे, यक्स के पावर 2 और यक्स के पावर 3, तो ये पावर को आप क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे, 2 और 3 लिख के 5 लिख देते थे। तो सेम चीज यहाँ भी है, देखो ये आधार ये आधार, तो 1/2 और 1 जब जोड़ोगे, आओ मैं दिखाता हूँ, 1/2 और 1 जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो 2 एकन्नम 2, 1 प्लस 2/2 मिला जुला के 3/2 आएगा ना। तो जब हम 1/2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3/2 मिलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, आइए अब कुछ लाइन बचा है, हम यहाँ नोट कर देते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब ये के पी मिल गया है। आगे देखें, अब हमने इसको जोड़ा था तो देखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना आया 3/2। ठीक, ये अभी यहां तक आ चुका है। लास्ट केस है, अगर हम स्थिति लगा दें तो लास्ट केस क्या है, आओ हम यहां देखते हैं। ठीक, अगर ये जो दूरी यल है वो दूरी कम हो जाए, डायग्राम में देखो ये यल दूरी बहुत कम है आर की तुलना में, ये आर खूब बड़ा हो जाए ना, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने मड़ई जो होती है छोटी दिखाई पड़ती है, तो ऐसे सेम यहाँ भी है कि भैया आर खूब बड़ा हो जाए यल से, तो यल उपेक्षा हो जाएगी, यल को हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो यदि आर बड़ा हो, यदि आर बड़ा हो किससे, यल से, तब एल नेग्लेक्ट हो जाता है, एल 0 हो जाता है, तो इनकी कहानी खत्म, यहाँ एल 0 हो गए। तो E इक्वल क्या मिला, के पी बाई आर स्क्वायर पावर 3/2। एक बार फिर से यल 0 हो चुका है, ये 0 से 0 कैंसिल, और जिस फार्मूले का आपको इंतजार था वो फार्मूला आ चुका है, R³। ये था 3 नंबर के प्रश्न का आंसर। अब आप इससे सॉल्व नहीं करने वाले हो, इससे छोटा आपको नहीं मिलने वाला, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, कैलकुलेशन छोटा कर सकते हो भैया, जिसको समझ में आया हो आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, हम लोगों को तो सबको लेके चलना पड़ता है। तो इस प्रकार आपका ये जो 3 नंबर का प्रश्न था वो कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आप उसे कर सकते हो यार, एक बार रिपीट मारोगे बिल्कुल आसान है, आ जाएगा। ठीक, आगे प्यारे बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये रहने वाला है, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये अत्यधिक दूरी जो दिया है ये केवल आपको भरमाने के लिए दिया है कि अत्यधिक दूरी, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, हम जो जैसे करे हैं जैसे पढ़े हैं उसी प्रकार पढ़ेंगे, कुछ नहीं करा। स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 2005, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, यार इतनी बार अगर ये रिपीट किया गया है तो इस क्वेश्चन को हम आखिर क्यों छोड़े, इस क्वेश्चन को हम लोग क्यों नजरअंदाज करें। तो चलिए बिल्कुल मक्खन वाली भाषा में एकदम सरल और एकदम शॉर्टकट तरीके से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, अब क्या करना हमको ये याद रखिएगा, अब ये दूरी L इधर हो जाएगी,
और ये दूरी यल आपकी इधर हो जाएगी, सेम यही दूरी यल इधर हो जाएगी, ये दूरी यल इधर हो जाएगी। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये दूरी एल बटी कैसे प्यारे बच्चों, ये दूरी एल बटी कैसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 थी, जैसे ही मध्य बिंदु ओ माना तो ये यल और ये यल आधा बढ़ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, ए मीटर की दूरी पर कोई भी एक दूरी ले लो, आप वो मान लो, तो इसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, ध्यान से देखना, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, कहां से प्यारे बच्चों, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना किया जाता है, केवल तीव्रता की दिशा निकालने के लिए इस पे हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अब आओ देखो कमाल की चीजें आपको क्या देखने को मिलेगी, पता है प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आई। अब जो ये प्लस वाला है, ये जो धन वाला आवेश है, इसको हमेशा अपने से दूर ढकेलता है, तो भैया धन वाले इधर की तरफ ढकेलेंगे। अब हमने पढ़ा है कि जिधर बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो प्यारे बच्चों अब ये धन आवेश जब इसको इधर की तरफ ढकेलेगा तो इसके कारण जो लगने वाली तीव्रता होगी उसका नाम ईबी अगर रखते हैं, क्योंकि ये बी पर है तो ईबी हो गया, इसकी दिशा इधर हो गई, बात समझ रहे। अब कुछ देर के लिए इसको अगर भूलो तो ये माइनस वाला इनको अपनी तरफ खींचेगा, माइनस वाला इनको अपनी तरफ बुलाएगा, तो माइनस के कारण जो लगने वाली दिशा होगी, माइनस के कारण जो लगने वाली दिशा होगी प्यारे बच्चों वो ये होगी इधर तरफ, इसका नाम हो गया ई ए। बात क्लियर हुआ। अब हम देख रहे हैं बिंदु P पर जो तीव्रता है वो एक दूसरे के का है, विपरीत है। और प्यारे बच्चों ये बात याद रखना कि जब कोई दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होता है, जब कोई दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होता है तो परिणामी आपस में घटा दिया जाता है, बड़ी सदिश माइनस छोटी सदिश किया जाता है। तो प्यारे बच्चों अब आप मुझे बताओ कि यहाँ EB बड़ा है कि EA बड़ा है। बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूं, अगर आप उल्टा घटाओगे तो आपका फॉर्मूला माइनस में मिलने लगेगा, आप नहीं पाओगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्लियर करो EB बड़ा है, कौन बड़ा है। देखिए प्यारे बच्चों यहां से इसकी दूरी कम है, यहां से इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, तो EB बड़ा होगा EA से, EB बड़ा होगा EA से, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब एक दो पॉइंट और सोचो यार, अगर मैं कहूं यहां से इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी आपको बतानी है, इस वाले बिंदु से तो सोचो यहां तक की दूरी r है, यहां तक की दूरी r है, अगर ये काट के बाहर कर दें, ये भाग बाहर निकाल दें तो हमारा भाग यही बचेगा, तो ये वाली दूरी हो जाएगी r माइनस एल। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना यहाँ पड़ेगा प्यारे बच्चों, तभी हम आगे डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। अब ये दूरी समझ में आई, r माइनस एल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ तक का r था, ये भाग बाहर कर दिए, यल वाला भाग बाहर कर दिए, r में से यल घटा दिए। अब आप देखो यहाँ तक की दूरी r है, मुझे यहाँ तक का चाहिए, तो ये यल बढ़ रहे हैं ना, तो ये दूरी बढ़ के क्या हो गई r प्लस क्या हो गया l हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है, हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है। अब हम चलेंगे P पर परिणामी तीव्रता निकालने, चले। तो देखिए प्यारे बच्चों अब जब P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो EB माइनस क्या कर देंगे EA, बिकॉज EB जो है बड़ा है EA, इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम EB और EA की वैल्यू निकालते हैं कि EB और EA की वैल्यू क्या होगी। आओ तो EB और EA की वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले EB किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान से देखना। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, जो हमने बताया है वो आप जरूर लिख लीजिएगा, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ डेरिवेशन करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण प्यारे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण, किस पर, बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर क्या प्यारे बच्चों, तीव्रता। अब आओ बताओ, अब तीव्रता का फार्मूला हमने पढ़ा है, E इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब आप देखो K आपका कांस्टेंट होता है यार, K जब कांस्टेंट है तो आपका वही रहने वाला है, ये तो बात क्लियर होगा, ये बात आपकी क्लियर होगी कि K कांस्टेंट है तो वही रहने वाला है। अब आप बताओ क्या मिलेगा, E इक्वल K, अब Q आपका वही है बाई आर का स्क्वायर, ये याद रखना आर प्यारे बच्चों यहां से इस वाले बिंदु से इस बिंदु तक निकालना है, इस बिंदु। अब आप यहां से यहां तक की दूरी r माइनस एल है, तो चाहे आप BP का स्क्वायर लिखो, BP, तो BP का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब पता है प्यारे बच्चों जो BP है ना वो हमारा r माइनस एल के बराबर है, तो r माइनस एल का क्या कर दिया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये हमारा आया EB की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों, EB की। आप अगला निकालेंगे इसी प्रकार, ये चाहो आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हो, इसी प्रकार हम किसको निकालेंगे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण इस पे तीव्रता। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आप देख ही लिए हो ना। अब हम क्या लिखते हैं, अगला पॉइंट हमको लिखना है प्यारे बच्चों, क्या करना है ध्यान से देखना। माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण किस पर, पी पर, किस पर प्यारे बच्चों, बिंदु पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। अब आप बताओ इसके कारण जो तीव्रता है वो ई है, तो ई ए इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ई ए इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देखना, तो ई ए इक्वल, चलो ध्यान से, के क्यू। अब आपके मन में चलता होगा सर आप माइनस क्यों नहीं रखते, प्यारे बच्चों माइनस केवल उसके प्रकृति को बता रहा था, माइनस नहीं रखते हैं, बटे आर, यहां से यहां तक की दूरी प्यारे बच्चों ए से पी, तो ए पी का स्क्वायर। अब अगर हम चित्र देखेंगे तो पता चलेगा एपी तो अपना किसके बराबर है, ये बड़ी वाली लाइन आर प्लस एल के, तो यहाँ आर प्लस क्या आ गया, एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक, यहां तक तो हमें लग रहा है अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वो ध्यान देना। अब आगे हमको ध्यान देना है कि पी पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, और पी पर परिणामी तीव्रता हमको पता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए घट जाएंगे ना, रुका रहा, बिंदु पी पर ना, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, क्या प्यारे बच्चों, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, ध्यान से देखिएगा, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। अब जो बिंदु पी पे परिणामी तीव्रता होगी वो ई होगी और बराबर हो जाएगा ई बी माइनस ई ए। अब आप कुछ मत करो, ई बी और ई ए की वैल्यू यहां ले आओ, रखो बस। ई बी की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई, क्या है प्यारे बच्चों, के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस ई ए की जो वैल्यू है वो क्या है, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो प्यारे बच्चों, के क्यू अंश से कॉमन है, तो भैया के क्यू को बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा, एक बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस एक बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ के क्यू लगाते हैं। अब आप देखो इसी को सॉल्व करना प्यारे बच्चों, ये पूरा के पूरा भिन्न का जोड़ हो चुका, घटाना हो चुका है, भिन्न का क्या हो चुका, घटाना। तो यार क्या करोगे, पहले लसापा लोगे, लसापा में बचपन में हम लोगों ने बहुत मार खाया होगा, पर प्यारे बच्चों यहाँ लसापा का रूल होता है कि जो हर में दी गई चीजें हैं उसको आप नोट कर लो, सेम टू सेम ऐसे नोट कर लिया करो। अब देखो फिर जुगाड़ देखना, इनका गुना इनसे हो जाएगा ना, तो आर प्लस यल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस इनका गुना इनसे हो जाएगा, आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करना है ध्यान से देखना, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दो, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दो, और ये a माइनस बी a प्लस बी लगा दो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए स्लाइड को ऊपर करते हैं प्यारे बच्चों और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें उम्मीद है अभी तक आपको डेरिवेशन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। अगर अब भी कोई दिक्कत रह गई होगी तो जरूर बताइएगा, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरेक्टली अगर बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ के आएगा, यहाँ क्यू आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आर ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एल आर हो गए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हम करते चलेंगे, ये पहले बता दे रहा हूँ, एक स्टेप हम पहले कर रहे हैं प्यारे बच्चों। माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे। देखो प्यारे बच्चों पहले आप आर का स्क्वायर करोगे, आर का स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर पाओगे, पर जब आगे माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, फिर यल स्क्वायर करोगे तो ये माइनस एल स्क्वायर मिलेगा, फिर यहाँ मिल जाएगा प्लस 2LR। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इधर देखो पूरे के बटे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये स्क्वायर भूल जाओ आप, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो प्यारे बच्चों जिसे आप भूल रहे थे वो होल स्क्वायर लगा लो। ठीक, अब जो चीजें कट रहा है यार उसे तुम काट दो, जो चीजें कट रहा है उसे काट दो। देखो सेम कौन सी चीजें कट रही हैं, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जा रहा है। ठीक, क्या मिला, आओ देखते हैं क्या मिल रहा, वो देखो मिला क्या, के क्यू पूरे बटे 2L। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना 2L। अच्छा एक काम करो, एक क्यू को भी अंदर लेके जाओ, क्यू इंटू 2L ना, 2L
देखिए 2LR 2LR क्या हो गया 4LR, क्या हो गया प्यारे बच्चों 4LR, Q इंटू 4LR, ध्यान से Q 2LR और 2LR मिलके क्या हो गया प्यारे बच्चों 4LR हो गया। यहाँ तक समझिएगा। आगे आगे क्या है पूरे के बेटे आर स्क्वायर, क्या है प्यारे बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, और का होल स्क्वायर है, का क्या है प्यारे बच्चों होल स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ऊपर वाले को व्यवस्थित करेंगे, ऊपर वाले को हम क्या करने वाले प्यारे बच्चों व्यवस्थित करने वाले हैं। अब वो व्यवस्थित किस प्रकार होगा उसे देखो। अब देखो क्या आ जाएगा, के आएगा, इधर देखो ये क्यू है, ठीक है, ये जो 4L है उसे 2L इंटू 2R रख सकते हैं, बिल्कुल 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4LR आ जाएगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये चीज आपको पता है, आपको ये बातें जरूर पता होगा कि सर ये जो Q इंटू 2L है ये तो सर P के बराबर है, किसके बराबर है P के, तो हाँ P आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा स्लाइड को हमको और ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ इधर देखो, इधर देखो, ठीक। अब हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे बढ़े प्यारे बच्चों तो क्या मिल जाएगा बताओ। अब देखो के, यहाँ के मिलेगा ना, यहाँ क्या मिला प्यारे बच्चों के, ये P के बराबर है तो डायरेक्ट हम 2PR लिख सकते हैं, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंडीशन दे देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो ठीक है। कंडीशन देते हैं यार कि यदि R काफी बड़ा हो, यदि R क्या हो काफी बड़ा हो, यदि R ध्यान से देखना, यदि R क्या हो बड़ा हो, डायग्राम में ध्यान से देखना, यदि R काफी बड़ा हो प्यारे बच्चों, R क्या हो काफी बड़ा हो L से, यदि R काफी बड़ा हो L से तब L क्या हो जाता है 0, L लगभग 0 हो जाता है। तो अब क्या मिलेगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, तब मिलेगा कि ऊपर मिलेगा 2PR और नीचे ये 0 हो चुका है, R 2 दूना 4, R घाते 4, एक को कट जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे क्या मिलेगा कि 2P बाई R का क्यूब। ये मिला प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां P क्या है प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R क्या है बिंदु की दूरी। तो यहां से हमको रिजल्ट निकलता है प्यारे बच्चों कि जो E होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चों P के, E प्रोपोर्शनल होता है P के और इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे बच्चों R क्यूब, ठीक। मतलब प्यारे बच्चों अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा तो तीव्रता ज्यादा होगी, अगर बीच की दूरी ज्यादा होगी तो तीव्रता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी के पूरी हेडिंग आपकी कंप्लीट होती है। हमने आपका टाइम तो जरूर लिया है पर याद रखिएगा कहीं पर भी एक स्टेप हमने शॉर्ट नहीं किया है। हाँ अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले पाओ, थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक। ठीक यहाँ पर ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा वो ध्यान से समझना। ये प्यारे बच्चों भले ही आपको लगता है यार बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा सा है, इसको हम तुरंत तैयार कर लेंगे, मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात मानो, मेरी गारंटी है ये कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे भूल हो जाती, आता नहीं, दिमाग में नहीं आता। तो प्यारे बच्चों भूलना नहीं है, भूलना ही नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम में इसको देखना। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है तो यार सोचो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ द्विध्रुव होना चाहिए था प्यारे बच्चों, पर लगने वाले महत्तम बल बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। महत्तम कहा है मतलब लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होना चाहिए। उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी देना है प्यारे बच्चों। बात यह है कि ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ बात ये है यार कि देखो 2005 कितनी बार पूछा, आप वो देखो पहले, इतनी बार क्वेश्चन पूछा, इतनी बार 2005 में आया, ठीक, 2007 में रिपीट हुआ, फिर 8 में, फिर 11 में, फिर 14 में, फिर 17 में, फिर 22 में, 23 में, जो मतलब देखो यार 22 23 24 लगातार ये क्वेश्चन पूछा भाई, सब लगातार लगातार हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप बताओ क्या ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है प्यारे बच्चों। तो चलिए फट से जो है जल्दी से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने उन दोस्तों के पास क्लास को शेयर नहीं किया ना तो फट से जल्दी से लगा दो, क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यार
एक समान वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वैद्युत क्षेत्र। अब आपको पता है वैद्युत क्षेत्र को हम लोग तीर के द्वारा दिखाते हैं, किसके द्वारा, तीर के द्वारा। तो चलो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। देखो ये देखो, ये देखो प्यारे बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र ई है। एकदम आप स्केल लेंगे ना तो मुझसे प्यारा डायग्राम बनेगा। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखो, आप क्या रखो, वैद्युत द्विध्रुव। अब आप कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखेंगे, बता दो आप। लो देखो क्या करते हैं, ए आपने यहाँ एक खो ऐसे रख दिए। अब एक खो आपका माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और एक आपका प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना, याद रखिएगा। इसका नाम ए, इसका नाम बी। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव आपने ए बी रख दिया, जो कि विद्युत क्षेत्र ई के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है प्यारे बच्चों, थीटा अंश का कोण बना रहा है। एक बार फिर से, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र का है ई है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पे रखे हुए, बस इतना सा लिख के आगे बढ़ जाना है। जिस पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण ज्ञात करना। प्यारे बच्चों एक बार फिर से कर रहा हूं, महत्तम बल आघूर्ण ज्ञात करना। यहीं से आपको महत्तम बल भी पूछ सकता था, महत्तम बल भी पूछ सकता था, हम महत्तम बल भी बता लेंगे। प्यारे बच्चों एक बार फिर से, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा, जो कि थीटा कोण पे रखा गया। अब इस पे लगने वाला बल आघूर्ण बताना है, महत्तम बल आघूर्ण बताना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बता दिया जाए कि जो बल आघूर्ण होता है, जो बल आघूर्ण होता है वो फार्मूला क्या होता है, उसका होता है भैया बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये आपको याद होना चाहिए बस। अगर ये याद है तो हम तो बिल्कुल कर लेंगे। आओ ध्यान से देखना। अब आगे थोड़ा सा आगे इसकी किस्से और कहानी समझ सुनते हैं हम लोग। इसका किस्सा और कहानी क्या है, बहुत ही जबरदस्त। अब देखो प्यारे बच्चों, जो माइनस क्यू आवेश रखा जाता है, ध्यान से देखना, ये विद्युत क्षेत्र है। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान देखना, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब इसमें अगर आपका माइनस क्यू आवेश रखा जाता है तो माइनस वाले आवेश को ये क्या करता है, खींचता है। ध्यान रखना, क्यों खींचता है उसका भी रीजन समझो। अब विद्युत बल रेखाएं इधर से निकलकर इधर जा रही हैं, इसका मतलब है इधर कोई धनावेश है और इधर कोई क्या है, ऋणावेश है। अब बताओ ये क्या, ये वाला इधर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो भैया ये जब कोई ऋणात्मक आवेश, जब कोई ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई ऋण वाला आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उस पे लगने वाले बल की दिशा विपरीत होती है। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, और अगर यही कोई धनात्मक है, देखो इस पे लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, इस पे लगने वाले बल की दिशा इधर होगी। अगर यही कोई धनात्मक रख दें तो जिधर विद्युत क्षेत्र होगा, जिधर विद्युत क्षेत्र होगा उधर ही बल लगेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इसको हमको ऐसे समझना है कि कोई अगर धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पे लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की ही ओर होता है, और अगर कोई ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, विपरीत। क्यों ऐसा होता है, मैंने बताया कि इधर कोई धनावेश है, अपने मन से मैंने नहीं बताया, क्योंकि इधर विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं इधर से इधर जा रही है तो धन से ऋण की तरफ जाती हैं, तो धन, अब धन वाला इसको खींचेगा और धन वाला इसको ढकेले, इसलिए बल की दिशा विपरीत हो जाती है। आओ अब हम बात करते हैं, इनको इरेज कर लिया जाए तो इधर देखो, इधर देखिए। अब हम क्या करते हैं, तो ध्यान से देखना। अब माइनस क्यू वाले आवेश पर एक बल लगेगा, माइनस क्यू आवेश पर क्या लगेगा, एक खूब बल लगेगा। अब हमने पढ़ लिया वो लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, माइनस क्यू आवेश पे लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, दिख रहा है आपको, माइनस क्यू आवेश पे लगने वाले बल की दिशा इधर होगी। अब आप इसका नाम चाहे तो दे दो F1। अब सॉरी देखो प्यारे बच्चों, ये हम लोग थोड़ी देर के लिए उल्टा कर लिए थे, अभी जो चीजें समझा था वही चीज का उल्टा कर लियो आप। ये प्लस बना दो, ये आवेश प्लस कर दो, ठीक, और ये वाला आवेश क्या कर दो, माइनस। अब सही है। अब इस पे लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, इसका नाम F1 हो गया। और ये माइनस वाला आवेश जो है, ये जो माइनस वाला आवेश है इस पे लगने वाले बल की दिशा इधर होगी। प्यारे बच्चों एक बार फिर से क्लियर करना कि माइनस आवेश पे बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, प्लस आवेश पे विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर होता है ना। अब आप बताओ, जैसे ये रखा है, अब एक लोग बल इधर लगा रहे हैं, एक लोग बल इधर लगा रहे हैं, एक लोग बल इधर लगा रहे हैं, एक लोग बल इधर लगा रहे हैं।
आज जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो लगने वाला जो कुल बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर से देखो, एक इसको इधर ढकेल रहा है और अगला वाला इसको इधर ढकेल रहा है, एक इधर ढकेल रहा है, एक इधर ढकेल, तो जो लगने वाला है बल वो तो कुल शून्य हो जाएगा। पर इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं प्यारे बच्चों, इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं, बल की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। बल की क्रिया रेखाएं एक किधर है, एक किधर है। तो प्यारे बच्चों जो बल की क्रिया रेखाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है ये अपने अक्ष के परितः ऐसे क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। सेम ऐसे देखो, ऐसे रखा है, अब आपने बल इधर लगाया, इमेजिन करो कि आपने बल ये लगाया, थोड़ा कोई बल इधर लगा दिया, फिर ऐसे 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 करके ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। और हमने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु पे लगाए गए बल के कारण वो वस्तु घूमना स्टार्ट कर दे अपने अक्ष के परितः, उसे हम बलाघूर्ण कहते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, अब ज्यादा नहीं बचा है। आप यहां से एक लाइन खींचना, आप यहां से क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, लंबवत लाइन, ये हो गया। थोड़ा सा हम लोग का कोई कलर नहीं फिक्स हो पा रहा है, आओ इसको भी चेंज कर दे थोड़ा। इधर देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करते, ये वाली लाइन, ठीक, ये ठीक। अब आप देखना, इनके बीच की दूरी आपने माना ये 2l होता है, ये दूरी क्या आपने माना 2l। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले पूरा बल निकालना है, द्विध्रुव पे लगने वाला कुल बल, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो चीज हम लिख रहे हैं ये चीज आपके इस प्रश्न में नहीं पूछा गया, याद रखिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये प्रश्न आपके, ये चीज आप में नहीं पूछा गया, बल युग्म नहीं पूछा। अगर पूछ सकता है तो हम निकाल देते हैं। बल युग्म होता है प्यारे बच्चों, इस पे लगने वाले बलों का जोड़ा, F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2। अब देखना, हम पढ़े हैं F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, ठीक। अब F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू E, ठीक। आगे F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Q है, याद रखिएगा, तो माइनस Q इंटू क्या हो जाएगा E। अब देखना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस QE हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आ गया। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर हम कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे लगने वाला कुल बल युग्म क्या होता है, 0। कुल बल युग्म 0 कैसे होता है कि एक लोग इधर खींचते हैं, एक लोग इधर ढकेलते हैं, तो दोनों का बल तो बराबर है। जब दोनों का बल बराबर है तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि संतुलित बल हो जाएगा। अब जो कहा है वो चीज चलते हैं। हमको पूछा है वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी बल आघूर्ण पूछा, क्या पूछा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। किसकी दूरी प्यारे बच्चों, बीच की लंबवत दूरी, ये। अब याद रखिए, अब यहां बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से। जो बल लग रहा है प्यारे बच्चों, कोई एक बल लेंगे, बल युग्म नहीं लिया जाएगा, कोई एक बल, याद रखिएगा, कोई भी एक बल ले लीजिए। तो आप अगर F1 ले रहे हैं तो F1 लीजिए, गुणे बीच की लंबवत दूरी। प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की ये लंबवत दूरी है, याद रखिएगा, ये लंबवत दूरी। तो OB, बीच की लंबवत दूरी क्या है, OB ना। अब हम सबकी वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, सबकी क्या रखना स्टार्ट करेंगे, वैल्यू। तो F1 की वैल्यू पहले रखेंगे, फिर OB की वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण नंबर क्या बना लो, 1 बना लो। अब OB निकालना है, तो OB निकालना है तो त्रिभुज में चलना पड़ेगा, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में। अब देखना, ये लंब वाली भुजा है, ये कर्ण, कर्ण हमको पता है, लंब हमको निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में आता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण होता है। अब बताओ, यहाँ साइन थीटा हो गया। अब लंब जो होता है वो कितना है, यहाँ OB, क्या है OB, और कर्ण क्या है प्यारे बच्चों, 2l। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो OB इक्वल क्या आ जाएगा, 2l साइन
थीटा आया। अब ये OB का मान समीकरण 1 में रख दो। OB का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर प्यारे बच्चों? समीकरण 1 में रखने पर। अब जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा? टाउ बराबर जो F1 है वो Q इंटू ई के बराबर होता है, आपने अभी देखा था। देखिए F1 की वैल्यू Q इंटू ई है, इंटू OB की वैल्यू आपने निकाला 2L साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए फिर बच्चों जो ये होता है Q इंटू 2L, Q इंटू क्या 2L, ध्यान से इधर देखो, Q इंटू 2L, ये वैल्यू Q इंटू 2L किसके बराबर होता है? P के। किसके बराबर होता है? P के। अब क्या मिल जाएगा? अब आपका मिलेगा प्यारे बच्चों टाउ इक्वल टू, यहाँ P हो जाएगा तो PE साइन थीटा। क्या मिलेगा? PE साइन। ये आपका मेन जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है। पर आपके प्रश्न में कहा है कि महत्तम मतलब अधिकतम, तो प्यारे बच्चों अधिकतम तब होगा, अब पता करना पड़ेगा अधिकतम कब होगा। तो यदि थीटा क्या हो जाए 90, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 का मान सबसे ज्यादा होता है, तो यदि थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए तब जो टाउ होता है प्यारे बच्चों वो टाउ मैक्स में बदल जाता है। टाउ मैक्स का मतलब अधिकतम, तो यहाँ जहाँ टाउ है यहाँ हम टाउ मैक्स रख देंगे बराबर P इंटू क्या हो जाएगा E हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो प्यारे बच्चों आपका जो टाउ मैक्स मिलेगा वो ये मिलेगा वेक्टर P क्रॉस E। ठीक, ये मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये क्रॉस है, याद रखिएगा। ये आ गए, यहां तक आपको निकालने के लिए कह रहा था। आगे कह रहा है कि किसका परिभाषा देना यार? इसके आधार पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। बिल्कुल आसान है, जरा सा भी कहीं भटकना ही नहीं है। आओ हम दिखाते हैं कैसे परिभाषा दोगे, कुछ मत याद करो। ये P ही तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। E उधर गुणा में है, इधर भेज दो भाग में आ जाएगा। तो टाउ मैक्स बटे क्या आ जाएगा? P। टाउ मैक्स बटे P, सॉरी P नहीं, P को तो निकालना ही है तो P को क्यों ले आ रहे हो? बटे क्या आ जाएगा? E बटे क्या हो जाएगा? E। ध्यान से देखना, टाउ मैक्स बटे क्या E बराबर क्या बचा है? P। अब आप बताओ क्या परिभाषा दोगे? यहां से परिभाषा क्या बनेगा? बनेगा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का अधिकतम मान तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का अधिकतम मान और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए ये वाली वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इनके बराबर है यार, इनके बराबर है। तो ये बल आघूर्ण है, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो बल आघूर्ण बटे वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बल आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जो कि ये है। अगर आप ये परिभाषा लिख के आते हो कि एक वैद्युत द्विध्रुव में स्थित एक आवेश का परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि इसकी परिभाषा इसके आधार पे देना जो आपने सूत्र निकाला है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। और हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों से गलतियां क्या होती है कि हम लोग परिभाषा पढ़े रहते हैं हेडिंग वाला और पूछता है वो सूत्र के बेस पे। तो सूत्र के बेस पे जब भी डिफिनीशन पूछा जाए, जब भी कोई चीज पूछा जाए, आप उसके फार्मूले पे जैसे अनुपात में है तो अनुपात में, गुणा में है तो गुणा में, जिस रेशियो में हो उसी रेशियो में लगा के बता दो, परिभाषा आपकी कभी भी नहीं गलत होगी। ठीक, आगे चले। एक बार मेरा मन कर रहा है फिर से आप ध्यान देना, बल आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आगे लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वो देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन भाई 2024 में, मतलब अभी जो सेशन बीता है उसी सेशन में ये पूछा गया। ध्यान से देखना, अभी ये 2024 में क्वेश्चन पूछा। वो बाई चांस अगर आप सोचो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया तो 2025 में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ समझाइए प्यारे बच्चों।
सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताना। अभी हम लोगों ने जब से क्लास देख रहा है, हर एक क्लास हमने देख रहा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो ठो तो आवेश दिखाई पड़ते हैं, एक को माइनस रहता है, एक को क्या रहता है प्लस रहता है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है 12। तो मतलब ये एक प्रकार का क्या है व्यवस्था है, ये एक प्रकार का निकाय है, ये एक प्रकार का बर्तन है, ये एक प्रकार का पात्र है, ये एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें दो ठो आवेश रखे रहते हैं। दो ठो का रखे रहते हैं आवेश, एक को प्लस होता है, एक को क्या होता है माइनस, और बीच की जो दूरी होती है वो अल्प होती है। तो बताओगे क्या? यह एक प्रकार का व्यवस्था होता है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण मतलब बराबर, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे आपको परिभाषा दे देना। अगर बाई चांस आपको नहीं आ रहा है तो आप जरूर प्यारे बच्चों बोल दीजिएगा, आपको दिखा दिया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत छोटा सा लिखेंगे, समान परिमाण, क्या समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, व विपरीत प्रकृति, क्या विपरीत प्रकृति के दो आवेश, के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, क्या कितनी दूरी पर? अल्प मतलब कम, अल्प दूरी पर हों, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई मात्रक और बीमा उमा नहीं होती। आगे देखिए, आगे करा द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ समझाइए। अब द्विध्रुव आघूर्ण भी बताना है यहीं पर, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसको भी समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं कहा जाता है। देखिए इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। अब हम बता रहे हैं आपको कि भैया इनमें से किसी एक आवेश का तुम परिमाण ले लो, चाहे अब देखना परिमाण की बात मैंने कहा, परिमाण इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है। अब आप कहेंगे सर इसका माइनस, नहीं, माइनस और प्लस केवल प्रकृति को बता रहा है कि एक को प्लस एक को माइनस है। वैद्युत द्विध्रुव में रखे किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? Q × 2L, जिसे P से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से, वैद्युत द्विध्रुव में रखे किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये प्यारे बच्चों इनकी परिभाषा थी। अब हम क्या करेंगे, सवाल की तरफ या बढ़ते हैं यार, सवाल लगा लेते हैं, खत्म कर देते हैं आज की क्लास आपकी। इधर देखो, आओ, अब क्या कह रहा है आगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकुलाम के -20 माइक्रो, अब देखना यहां ध्यान से देखना, यहां -20 माइक्रोकुलाम है, यहां +20 माइक्रोकुलाम है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ Q1 की वैल्यू 20 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और Q2 -20 × 10⁻⁻�6, ये आ गए। आगे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? 1 सेंटीमीटर पर विभेदित है, मतलब इनके बीच की जो दूरी ये 2L है, जो 2L है ये 1 मीटर दे रखे हैं। क्या दे रखे प्यारे बच्चों? 1 मीटर, ध्यान से। तो सॉरी 1 मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ m के बजाय cm लगा लेना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से गुना, तो ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया? मीटर में। आगे हम बढ़ते हैं, करा कि विद्युत द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, कहा 1 मीटर की दूरी पर प्यारे बच्चों r बराबर 1 मीटर। अभी हमने पढ़ा था कि यहां से ये वाली दूरी क्या होती है? r होती है। ये दूरी क्या होती है? r, याद आया? यहां से r से 1 मीटर की दूरी पर आपको निकालना है, तो भैया r की वैल्यू 1 है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप
अब आपको जरूरत किसकी है? जरूरत पड़ेगी पी की, क्योंकि हमने पढ़ा है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के 2p/r³। ये के 2p/r³। अब p हमारे पास ही नहीं, r की वैल्यू है, तो पहले p निकालते हैं प्यारे बच्चों। और p निकालना हम लोगों के लिए आसान है। क्या है? p हम लोगों के लिए क्या है? आसान है। आओ देखते हैं। p बराबर हमने पढ़ा है q × 2l। अब चाहे यहाँ q1 कह लो चाहे q2 कह लो, एक ही कहना। अब भाई q1 की वैल्यू 20 × 10⁻⁻6 और 2l की वैल्यू 10⁻−2 है। ध्यान से देखना, 2l की वैल्यू 10⁻−, 6 और 2 हो जाएगा 8, तो 20 × 10⁻−8 कूलाम मीटर। ये p की वैल्यू आ गई जिसका आपको इंतजार था। रख दो। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ये 2। p की वैल्यू 20 × 10⁻−8 और r की वैल्यू है 1। देखो सवाल में दिया है। अब 1 का क्यूब से कोई मतलब होता नहीं है, 1 का क्यूब करो चाहे घात 4 लगाओ, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक। आओ इधर देखो, अब ऊपर वाले को हल करना है। 9 × 2 × 20, 9 में से 8 घट जाएगा तो केवल 10⁻1 बचेगा। 20 दूना 40, 9 360 × 10, प्यारे बच्चों 3600 आ गए। क्या आ गए? 3600 न्यूटन प्रति कूलाम। या ये लिख सकते हो, या आप दशमलव यहां पर है 1 2 3, 3 अंक आप इधर लाके 10⁻3 वहां कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। फिलहाल अगर आप यहाँ छोड़ना चाहते हो यहाँ छोड़ दो, यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने अभी पहले चैप्टर की पहले चैप्टर की कूलाम के नियम और कूलाम के नियम के अनुप्रयोग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गॉस के नियम पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तब तक के लिए आप क्लास को देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।